नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी बतौर सांसद आज लोकसभा में लौट आए। व्यवस्थाओं के पतन को आप घंटे, किलोमीटर और क्विंटल में नहीं नाप सकते हैं। गुजरात कोर्ट का फैसला आया तो 24 घंटे में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और सुप्रीम कोर्ट जब राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक लगाया तो 48 घंटे में भी सदस्यता बहाल नहीं हुई। राहुल गांधी को सदन से निकालने, घर से निकालने में जितनी जल्दी दिखाई गई, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि अदालतें अब किस आधार पर फैसला दे रही हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की दो अदालतों के बारे में कहा है कि फैसला तो दे दिया गया, क्यों दिया गया यही नहीं लिखा गया। राहुल गांधी संसद में पहुंचते उसके पहले जनता के बीच उनके होने का एक वीडियो लॉन्च कर दिया गया। इस बार राहुल गांधी दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचे और वहां मजदूरों, व्यापारियों और किसानों से महंगाई से लेकर उनकी घटती हुई कमाई को समझने का प्रयास किया। जिस नेता का संसद में इंतजार हो रहा था, संसद भवन परिसर में उसके आने का वीडियो आजादपुर मंडी से शुरू होता है। हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि 2 मिनट तक की ही इजाजत है। बाकी राहुल गांधी का यह वीडियो उनके YouTube चैनल पर पूरा मौजूद है। हम इस वीडियो में उस बुलडोजर की भी बात करेंगे जिस पर विपक्ष की आवाज या तो खामोश है या बहुत कमजोर है। 250 चीज के ले रहा तू जा। 360 रुपए चालू, 260 एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, हमारे जन्म से पहले की है। जितना माल इस मंडी में खप सकता है किसी मंडी में नहीं खप सकता। मंडी में 80% उधार माल बिकता है। उसमें नसीब है कि वापसी कितनी आए। गाड़ी लेट होगी, आधे से ज्यादा माल खराब हो जाएगा उसका। मंडी के अगर सही समय पे गाड़ी आ जाए तो 1-2 रुपए ऊपर चला जाता है भाव। कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार भैया। नमस्कार सर। कितने घंटे काम करते हो? लगभग 14-15 घंटा काम कर लेते हैं सर। और आपकी फैमिली, परिवार कहाँ है? सारे गांव में सर। कितनी बार मिलते हो उनसे? सर लगभग 1.5 साल हो गया गाँव में गया। नहीं मिले बच्चों से, बीवी से नहीं मिले? और महंगाई से इतनी हो गई है, हम खरीद तो ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पब्लिक खरीद नहीं पा रही है। मतलब ये कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ बढ़ गया। इतना क्यों बढ़ रहा है? जिनके पास पैसे हैं, गवर्नमेंट किसी से सपोर्ट करती है, तो छोटा आदमी को तो कर लोन मिलता नहीं है। अगर लेता भी है वो डरता है, भैया कल के दिन अगर मैं नहीं लोन भर पाया तो मेरे को तो जेल हो जाएगी। रिलायंस में 120 रुपए किलो टमाटर। हाँ। और हमको पड़ रहा है 160 रुपए किलो टमाटर। वो डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक के पास ये आइटम 5 बार में जाता है। अगर डायरेक्ट किसान से ले तो इतनी महंगाई होगी नहीं, तो किसान का माल तो कोई और उठा रहा है। बड़ी कंपनियां वो उठा लेती है। उठा लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके जिम्मे बराबर होना चाहिए, तब तो समान होगा। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा। समय बदलेगा सर, कोई फोटो लेना आ जाओ, इनका भी ले लो। कांग्रेस का जनता के साथ संवाद कितना बेहतर हुआ है, इसे नापने का कोई पैमाना मेरे पास नहीं है, लेकिन पहली नजर में लगता है कि कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के वीडियो का प्रोडक्शन अच्छा हो गया है। इसे काफी अच्छे से शूट किया जाता है और इसकी एडिटिंग भी अच्छी होती है। एडिटिंग के अलावा टाइमिंग भी अब बेहतर होने लगी है। मगर ध्यान रहे, यह राजनीति है। यहां विचार, काम और परिणाम महत्वपूर्ण रहना चाहिए, ना कि किसका वीडियो किससे अच्छा है। पर इतना है कि राहुल अपनी तरह की वीडियो संस्कृति रच रहे हैं। मोदी के वीडियो से राहुल के वीडियो कई मायने में अलग हैं। मोदी के वीडियो में कई बार कैमरे में वही अकेले दिखाई देते हैं। अगर आप संसद भवन के उद्घाटन के समय के वीडियो और आजादपुर मंडी के राहुल के वीडियो से तुलना करेंगे तो यह फर्क समझ आएगा। संसद भवन के उद्घाटन के वीडियो में प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री हैं, वही दंडवत हैं, बाकी सारे लंबवत खड़े हैं। मोदी के वीडियो में मोदी ही महान हैं और चारों तरफ मोदी मोदी हैं। राहुल के वीडियो में राहुल महान नहीं लगते हैं, जैसे कोई छात्र है वैसे लगते हैं जो जनता की आवाज सुन रहे हैं और जनता से सीख रहे हैं। उनके आसपास के लोग राहुल गांधी से ज्यादा बोलते नजर आते हैं। खैर, इस वीडियो के प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी संसद भवन के परिसर पहुंचे तो वहां भी नजारा प्रदर्शन के जैसा ही रहा। लोकसभा की सदस्यता की बहाली की अधिसूचना आते ही कांग्रेस ने स्वागत करना शुरू कर दिया। बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को भी विशेष MP MLA कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है।
उन्हें उस तेजी से निलंबित नहीं किया गया जिस तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब खबर आई है कि जिला अदालत ने कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए इंडिया गठबंधन के नेता संसद भवन के प्रवेश द्वार पर इंडिया इंडिया के नारे लगाते नजर आए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अलग अलग दलों के सांसद राहुल गांधी के लिए नारे लगाते देखे गए। इस एक फैसले ने विपक्ष के गठबंधन के बीच राहुल गांधी की स्वीकृति बढ़ा दी है। इंडिया, इंडिया, जिसे लेकर बहस तेज हो सकती है कि क्या विपक्ष के गठबंधन को मोदी का विकल्प मिल गया है। आज जिस तरह से सभी दलों ने राहुल गांधी का स्वागत किया और नारे लगाए, यह विपक्षी एकता और एकजुटता का उदाहरण तो है ही, अब विपक्ष की हर हार और जीत सामूहिक होती जा रही है, इसका भी उदाहरण है। कायदे से यह केवल कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम या प्रदर्शन होना था, लेकिन विपक्ष ने यहां इस तरह से मौजूद होकर जताने की भी कोशिश की कि अब वह हर मामले में एक दूसरे के साथ है। इसके साथ राहुल गांधी संसद भवन में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा के पास भी गए और अपना शीश झुकाया। जब वहां से लौटे तो संसद भवन की ऊपरी मंजिल से भी बड़ी संख्या में लोग नीचे की तरफ झांक रहे थे, राहुल गांधी को देख रहे थे। कायदे से देखिए तो यह विपक्ष का समय खराब करने के जैसा है। उसे उलझा कर रखा गया ताकि वह सरकार से पूछने के बजाय कभी कोर्ट जाए तो कभी ईडी के दफ्तर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा था कि यह उन लोगों के अधिकारों का हनन है जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मंगलवार यानी 8 अगस्त से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी वक्ता होंगे। सबकी नजर इस बात पर होगी कि राहुल अपने भाषणों में किसे प्रमुखता देते हैं, कौन सा फोटो लेकर आते हैं। क्या फिर से वे तस्वीर लेकर जाएंगे जिसमें गौतम अडानी और प्रधानमंत्री एक जहाज के भीतर साथ साथ बैठे हैं, जिसे दिखाने पर सदन की कार्यवाही से उसे निकाल दिया गया था। 6 अगस्त को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसका संकेत तो दे ही दिया है। जयराम का ट्वीट अडानी समूह को लेकर तो नहीं था, मगर उसके बहाने जयराम रमेश ने याद दिला दिया कि कैसे एजेंसियों का कथित रूप से इस्तेमाल कर कंपनियों पर कब्जा किया जा रहा है। जयराम रमेश ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि कुछ महीने पहले हम अडानी के हैं कौन HAH के सीरीज के तहत प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे थे। तब कांग्रेस पार्टी ने बताया था कि कैसे अडानी ग्रुप ने अपने कंपटीशन वाली कंपनियों पर जांच एजेंसियों द्वारा डाली गई मोदी मेड रेड्स का लाभ उठाया है। ताजा एपिसोड अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की क्रोनोलॉजी है। तेजी से बढ़ते मोदी मेड मोनोपोली पर हमारा बयान, इसे 3M कहा गया है। और आगे लिखा गया है कि 28 अप्रैल 2023 को भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक श्री सीमेंट द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत की खबर आती है। 21 जून 2023 को आयकर विभाग श्री सीमेंट के खिलाफ 5 स्थानों पर छापेमारी शुरू कर देता है। 19 जुलाई 2023 को श्री सीमेंट सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो जाती है। 3 अगस्त 2023 को अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स ने घोषणा की कि उसने सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है। गुजरात के सांघीपुरम में सांघी की यूनिट भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सीमेंट और क्लिंकर प्लांट है। इससे संबंध सांघीपुरम पोर्ट अडानी के बंदरगाहों के एकाधिकार को भी आगे बढ़ाएगा। अपने करीबी मित्रों के लिए इन संपत्तियों की अहमियत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन पर अडानी ग्रुप का नियंत्रण सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी के संसद पहुंचने के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया। सबकी लाइन में बस एक ही लाइन यह थी कि कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी नहीं किया है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतरिम फैसला है। राहुल गांधी की सदस्यता अस्थायी रूप से बहाल की गई है। बीजेपी के नेता अपने तरीके से इस फैसले को मोड़ दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अभी होना बाकी है। उसी बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा पर जब जिला अदालत ने रोक लगा दी, तब सांसद ने सत्यमेव जयते कहा।
आगरा में उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। उनके लिए यह सब ठीक है, राहुल गांधी के लिए जश्न ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नीचे के न्यायालय ने एक अपराध के लिए सजा कारित की हो, हाई कोर्ट ने उसकी सजा पर मुहर लगाई हो, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए उस सजा पर रोक लगाई है, उनको बरी नहीं किया है, रोक मात्र लगाई है। एक ऐसा सजायाफ्ता व्यक्ति जिसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया, केवल जो 2 वर्ष की सजा थी उस पर रोक लगाई गई है और अभी भी पूरा मामला पेंडिंग है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सूरत के कोर्ट के अंदर। उसका इंतजार करना चाहिए। तो केवल उनकी सजा पर जो सजा थी 2 वर्ष की, उस पर रोक लगी है, उनका एक्विटल नहीं हुआ इस केस के अंदर, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट, यह भी टिप्पणी की है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी वो सदन के अंदर तो पहले भी थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा? कांग्रेस तो लगातार चुनाव हार रही है, इसलिए अगर वो सदन के फिर सदस्य बहाल हो गए तो इससे कांग्रेसियों को ज्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाते ही संसद में भी अदानी मामला पीछे चला गया। इस समय मणिपुर का भी मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। मॉनसून सत्र बीतने जा रहा है, मणिपुर 3.5 महीने से जल रहा है। अभी भी गोलीबारी और हथियार छीनने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शनिवार को ही 5 लोग मारे गए, मगर प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर बोलने ही नहीं आए। मणिपुर भी नहीं गए। मणिपुर से आने वाली खबरों को आप पढ़िए। आज खबर है कि इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF के सदस्य दिल्ली बुलाए गए हैं गृह मंत्री से बातचीत करने के लिए। कुकी पीपल्स अलायंस के 2 विधायकों ने बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। यही नहीं, मैतेई समुदाय के संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी कोकोमी ने भी बीरेन सिंह सरकार के सामाजिक बहिष्कार की अपील की है। बताइए, इस हाल पर पहुंचा दिया गया है मणिपुर को कि बीरेन सिंह के समाज के लोगों का संगठन भी उनका सामाजिक बहिष्कार कर रहा है। कुकी समाज के विधायक सरकार से अलग हो रहे हैं और सरकार संसद में नियमों का हवाला देकर विपक्ष को ललकारती रहती है। नियम भले 2 हो सकते हैं, मगर सरकार का जवाब तो एक ही होगा। नियम के बदलने से जवाब तो नहीं बदलेगा। तब फिर सरकार सारे काम रोककर नियम 267 के तहत चर्चा क्यों नहीं कराती है, जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है। सरकार कहती है कि नियम 176 के तहत चर्चा हो, जिसमें कम समय की जरूरत पड़ती है। क्या सिर्फ इसलिए कि नियम 267 का विरोध हो रहा है क्योंकि इसके तहत जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा? जो जवाब गृह मंत्री दे सकते हैं, वही जवाब प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं दे सकते हैं? इस एक बात पर सरकार ने क्या खुद ही संसद का टाइम खराब नहीं किया? बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि राज्यसभा के सभापति नियम 267 के बारे में टिप्पणी करते हैं कि यह सदन में व्यवधान पैदा करने के लिए जाना माना औजार है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह भी लिखा है कि विपक्ष ने 5 साल बाद नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है। एक पुरानी रिपोर्ट में हिंदू ने डेरेक ओब्रायन को कोट करते हुए लिखा है कि 1990 के बाद से नियम 267 के तहत 11 बार ही चर्चा हुई है। 2016 में नियम 267 के तहत नोटबंदी पर चर्चा हुई थी। टेलीग्राफ के लिए बसंत कुमार मोहंती ने जुलाई 2022 में लिखा है कि जब वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति थे, तब उन्हें हर दिन 267 के तहत 10 से 15 नोटिस मिला करता था। अगस्त 2017 से वेंकैया नायडू ने सैकड़ों ऐसे नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। रफाल डील से लेकर GST पर नियम 267 के तहत चर्चा मांगी गई, मगर चर्चा नहीं हुई। 5 साल से नियम 267 के तहत चर्चा नहीं हुई है। इस नियम के तहत चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। जब इतना समय जा ही रहा है तो सरकार को विपक्ष की बात मानकर चर्चा करा लेनी चाहिए थी। इससे उसकी सरकार को खतरा तो नहीं है। इसी हंगामे में 2 दर्जन से अधिक विधेयकों को पास भी किया गया। 267 के नियम पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है?
फिर यह नियम क्यों है? सवाल है कि प्रधानमंत्री अगर मणिपुर पर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री सदन के बाहर विपक्ष को लेकर हमलावर हैं, कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, मगर मणिपुर पर नहीं बोल सकते हैं। 3 मई से 8 अगस्त आ गया, वहां शांति बहाल नहीं हुई। विपक्ष के गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से करने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री को ईस्ट इंडिया नजर आने लगता है और अब तुकबंदी का एक और नया सुर मिल गया है। चूंकि गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए वे अब क्विट इंडिया करने लग गए हैं। उनके मंत्री अनुराग ठाकुर इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहने लगे हैं। अजीत पवार के यहां ईडी का छापा पड़ा। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने से 4 दिन पहले उनकी पार्टी एनसीपी पर प्रधानमंत्री ने ही 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्हें क्विट इंडिया नहीं कहते हैं, बल्कि ब्रिंग इंडिया कर लेते हैं, स्वागत करते हैं। क्या यह घमंडिया होना नहीं है कि जिसे आप करप्ट कहते हैं उसी को पार्टी में ले आते हैं और सरकार में ले आते हैं? 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। परिवारवाद के कई प्रतीक एनडीए में भी आ गए हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बोल तो रहे हैं क्विट इंडिया, लेकिन उनका मतलब है कि परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस एनडीए के पाले में आ जाना है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तुरंत जवाब दिया और आजकल कांग्रेस ट्विटर पर ज्यादा जवाब देती है जैसे सारी जनता ट्विटर पर ही मौजूद हो। कोई बयान इस तरह से जारी नहीं होता, उसके पहले ट्वीट आ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि समस्याओं का निराकरण करने के बजाय प्रधानमंत्री जी रोज अपने लिए एक नए उद्घाटन का प्रोग्राम ढूंढते हैं, सरकारी आयोजनों में राजनीति करते हैं, विपक्ष पर हमला करते हैं। आपके राजनीतिक पूर्वजों ने भारतीयों के खिलाफ किया, अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया, मुखबिरी की और क्विट इंडिया का कड़ा विरोध किया। गांधी हत्या की साजिश में संदेहपूर्ण भूमिका रही, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध किया, आजादी के 52 साल तक उसे फहराया नहीं। सरदार पटेल को उनके तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए चेतावनी देनी पड़ी। जो 75 साल तक याद नहीं आया, वो क्विट इंडिया अब याद आ रहा है। यही हमारी जीत है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, खड़गे का यह ट्वीट है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इंडिया जीतेगा, लेकिन दिल्ली से सटे थोड़ी दूर पर हरियाणा के नूह में इंडिया लगातार हार रहा है। कई जगह से वीडियो आ रहे हैं जिसमें मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है। कायदे से जिन रास्तों पर ऐसे नारे लगाते हुए लाउडस्पीकर वाले गुजरे हैं, उन्हीं रास्तों से इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए और मोहब्बत की अपील करनी चाहिए थी। हरियाणा के नूह से जो खबरें आ रही हैं वो वाकई चिंता में डालने वाली हैं। इंडिया को अगर जीतना है तो विपक्ष और राहुल गांधी को इन इलाकों में भी जाना चाहिए और होना चाहिए था। मिड डे अखबार का यह पहला पन्ना है, ठीक से देख लीजिए। अखबार ने खुलकर सीधा सवाल पूछा है कि केवल मुसलमानों के ही घर क्यों गिराए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में भी यही बातें निकलकर आ रही हैं। अतिक्रमण हटाने की आड़ में एक समुदाय के घरों, होटलों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नजर के सामने बुलडोजर न्याय का प्रतीक कैसे बनता जा रहा है। आज भी नूह में नल्हर गांव के पास 40 से अधिक दुकानों को तोड़ा गया। क्या किसी कोर्ट में इनका दोष साबित हो गया है? मीडिया की रिपोर्ट में लिखा जाता है कि प्रशासन ने
उपद्रव में शामिल लोगों के घर गिरा दिए। जिनके घर गिराए जाते हैं उन्हें उपद्रवी कहा जाता है और उसी रिपोर्ट में प्रशासन का जवाब लिखा होता है कि अतिक्रमण हटाया गया है। क्या अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई दूसरे जिलों में भी चल रही है? यही नहीं, कई वीडियो आए हैं जिसमें एक संगठन के लोग लाउडस्पीकर पर मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। पुलिस भी उस वीडियो में साथ चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे लोग ना तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ना उनके घर गिराए जा रहे हैं। घर तो किसी के भी नहीं गिराए जाने चाहिए, लेकिन ऐसे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मुसलमानों के बहिष्कार की अपील अब आम होती जा रही है। उत्तराखंड में भी यह ड्रामा एक झूठ के आधार पर रचा गया था और वहां की दुकानों से मुसलमानों को भगाया गया। जब झूठ पकड़ा गया और वहां के स्थानीय लोगों ने ही इस झूठ और नफरत का विरोध किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन अब तो हरियाणा से ऐसे वीडियो आ रहे हैं। उसके पहले कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें कुछ लड़के बंदूकें लेकर चल रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। बुलडोजर का न्याय उनके घरों तक भी नहीं पहुंचा है। नूंह और गुरुग्राम से भारी संख्या में लोग पलायन कर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट से यही पता चलता है कि पलायन करने वाले ज्यादातर गरीब मुसलमान हैं। वे भी इसी भारत के हैं जिनकी रोजी रोटी छिन गई है। सांप्रदायिक हिंसा की यह नई रणनीति है। पहले किसी जगह पर जाकर बाहर से आए हुए लोग तनाव का माहौल बनाते हैं। यात्राएं निकाली जाती हैं, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, हिंसक नारे लगाए जाते हैं या उसके आसपास ऐसी धमकियों वाले वीडियो जारी कर दिए जाते हैं। फिर हिंसा भी होती है। हिंसा किसने की, इसका पता चलने से पहले माहौल बना दिया जाता है कि हिंसा स्थानीय लोगों ने ही की जिनके घर गिराए जा रहे हैं। बाहर से किसी के मोहल्ले में घुसने वाले को सजा नहीं मिलती है, मोहल्ले वालों को ही अपराधी मान लिया जाता है। फिर वहां से यात्रा करने वाली भीड़ हिंसा के बाद गायब हो जाती है। उसके जाते ही प्रशासन का कहर टूटने लग जाता है। जिस मोहल्ले में हिंसा हुई है उसी के युवाओं को पुलिस उठाने लग जाती है और प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर आ जाता है। उनके घरों को, दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर गिराने लग जाता है। इस तरह दुकानों और घरों को जलाने के लिए लंबे समय तक दंगों की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशासन के बुलडोजर से जितने घर गिरा दिए जाते हैं वो नुकसान हफ्तों चलने वाले दंगों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। एक तरह से जो मकसद दंगों का होता है उसे बुलडोजर से हासिल कर लिया जाता है। अतिक्रमण के नाम पर घर और दुकानें गिराई जा रही हैं। आप देखेंगे कि कई राज्यों में इस पैटर्न को दोहराया गया है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, यह उस चुनाव का प्रतीक है जिसकी तरफ मिड डे अखबार ने अपने पहले पन्ने की रिपोर्ट में साफ साफ इशारा किया है, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह सब नजर नहीं आता होगा? जब कोर्ट को नजर नहीं आता है तब फिर व्हाट्सएप के इनबॉक्स में अपनी मजबूरियों को फॉरवर्ड करने से क्या फायदा? अखबारों की रिपोर्ट में लिखा है कि 57 एकड़ से अधिक की जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया है। हम नहीं जानते कि कितने लोगों के घर तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई। यह भी खबर है कि घर से ज्यादा दुकानें तोड़ी गई हैं। क्या आर्थिक रूप से विस्थापित करने की यह कोई नई रणनीति है? जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं उनकी गिनती होनी चाहिए कि किस समुदाय के हैं। अब तो सब टूट ही गया। कम से कम जिनका टूटा है उन्हें हाईकोर्ट के संज्ञान और आदेश से क्या फायदा होगा? कई दिनों से अखबारों में बुलडोजर के अभियान को लेकर विस्तार से खबरें छप रही हैं। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कोर्ट ने नूंह में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दिया है। मेवात में अतिक्रमण हटाने व निर्माण गिराने को लेकर हरियाणा सरकार से जवाब भी मांगा गया है। पूछा गया है कि कितने घरों, दुकानों और संपत्तियों को गिराया गया है। वकील मोहम्मद अरशद ने लाइव लॉ से कहा है कि जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया ने अगले आदेश तक के लिए तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। जिस देश में एक समुदाय के गरीब लोगों के लिए प्रशासन का बुलडोजर अदालत के फैसले से पहले का फैसला हो जाए, उस देश में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की जीत का जश्न कांग्रेस हर दिन नहीं मना सकती है। राहुल की जीत वाकई बड़ी है,
लेकिन उससे तो बिल्कुल नहीं जिनकी सुनवाई तक नहीं हुई, जिनके दोष साबित नहीं हुए और जिनके घर गिरा दिए गए, दुकानें तोड़ दी गईं। इंडिया गठबंधन को समझना होगा कि नफरत की यह लड़ाई केवल ट्विटर पर नहीं लड़ी जा सकती है। जो विपक्ष मणिपुर जा सकता है, जहां के हालात कितने मुश्किल हैं, वह विपक्ष नूह क्यों नहीं जा पा रहा है। उम्मीद है इस काम में लगाए गए तमाम अफसरों की अंतरात्माएं भी देख सुन रही होंगी। आपसे तो उम्मीद है ही। नमस्कार, मैं रविश कुमार।